शीतल भाई, आपके पास एक चीज जरा समझने के लिए आ रहा हूं। एक तो जो प्रोफेसर रमेश दीक्षित ने एक बात कही, मैं उसमें एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, क्योंकि आज मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा तो समझ में आया। ये जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट, जिन लोगों ने ये सब किया था, हत्या की थी, और गैंग रेप के जो लोग थे, इन लोगों ने जो छोड़ा गया है, वो गुजरात में दो पॉलिसीज हैं, रेमिशन जो बोलते हैं, जो क्षमा की दो, वो एक 1992 की है, एक 2014 की है। 1992 की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा था कि ये आउटडेटेड है, आप इसको खत्म करिए। उसके बाद एक 2014 की पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ होम के, शीतल जी इसको ज्यादा करेक्ट कर देंगे, जो क्योंकि जो मैंने पेपर से और जगह से पढ़ के किया, 2014 में एक नई पॉलिसी आ गई जिसमें ये एनेक्शन लगा हुआ है कि किनको किनको नहीं छोड़ा जा सकता है। और उसमें एक साफ है कि जिसको सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया हो और जिसको रेप और मर्डर चार्जेस की सजा हो गई, उन लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अजीब सी चीज है कि जब मई 2022 में, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट ऑर्डर दिया, उसने कहा कि 2 महीने के अंदर आप इसमें बताइए, और यह भी कहा कि 1992 की पॉलिसी से इसको आप देखिए। मैं, शीतल जी, जो आपसे मेरा प्रश्न है, आज जब सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, आज जब इलेक्शन कमीशन से लेके सब लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, जब हमारा एक मीडिया का एक हिस्सा है, वो बजाय सरकार से प्रश्न पूछने के पिछले 8 वर्षों से वो विपक्ष से प्रश्न पूछ रहा है, तो शीतल जी, आपको लगता है कि कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड रह गई है कि आप चुनाव में कैसे कोई विपक्ष वाला लड़ेगा? शीतल जी। हाँ, मैं आपकी इस बात का उत्तर दूं उससे पहले एक तथ्य के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सुबह 10 बजे के आसपास हमारे जो शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं पढ़ रहा हूं जैसा उनका ट्वीट मेरे पास है। इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs, and round-the-clock Delhi police protection. ये 9 से 10 के बीच हरदीप सिंह पुरी, शहरी विकास मंत्री जी ने ट्वीट किया और देश को सूचना दी कि ऐसा फैसला लिया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है तो फैसले का मतलब कैबिनेट ने फैसला ऐसा लिया है या सरकार ने लिया है, जिसके तहत रोहिंग्या शरणार्थी जो दिल्ली में थे, जिनको यूएनएचसीआर जो शरणार्थियों के बारे में यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है उसके कार्ड मिले हुए थे, उन सब लोगों को फ्लैट में, एक बकरवाला एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फ्लैट बने हुए, उसमें शिफ्ट किए जाने का फैसला ये आया। इसके 3 घंटे में सोशल मीडिया पर राइट विंग के ट्रोल्स ने और उनके नेताओं ने, सबने एक कोहराम मचा दिया कि ये क्या हो रहा है और वगैरह वगैरह। जैसा इन सवालों पर, रोहिंग्या जैसे शब्द पर या किसी मुसलमान पर औसतन होता है, वो सब हुआ। और 3 घंटे बाद फिर होम मिनिस्ट्री के 3 ट्वीट्स आए हैं। होम मिनिस्ट्री तो इसका संज्ञान ही नहीं ले रही, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसका लकीली 3 आए हैं गृह मंत्रालय से। विद रिस्पेक्ट टू न्यूज रिपोर्ट्स, ये कह रहे हैं जैसे ये न्यूज रिपोर्ट है, जबकि उनके शहरी विकास मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये सूचना पब्लिक को दी है। लेकिन गृह मंत्रालय का ट्वीट कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू न्यूज रिपोर्ट्स in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs has not given any direction to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakarwala in New Delhi. यानी 3.5-4 घंटे में शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री, कैबिनेट मंत्री के ट्वीट के तथ्य को गृह मंत्रालय का ट्वीट 3.5 घंटे बाद अखबारों में छपी अफवाह बता रहा है और उसको खारिज कर रहा है। ये आपके प्रशासन की कार्यकुशलता का नमूना है जो 8 वर्षों में आपने हासिल किया। अब आप जिस बात पर आ रहे हैं उसमें आपने उस तथ्य का सचमुच उल्लेख पहले ही कर दिया कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने इसके पहले 2 ऑर्डर किए थे, जिसके आधार पर गुजरात ने पॉलिसी बदली थी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभयदान दिया। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट से वो हासिल कर लेते हैं जो
आपको नीचे करना है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में अब लोकतंत्र की स्थिति क्या है। उसके बाद तो उनके लिए कोई इशू ही नहीं था। 15 अगस्त के भाषण में जिस एक चीज का उल्लेख मैं सोचता हूं कि आपने जो अपनी शुरुआत में कहा और जोड़ लेते हैं कि 15 अगस्त के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर स्त्रियों की हालत पर बहुत चिंता व्यक्त की। उन्होंने कई मिनट इस पर लगाए, बहुत भावुक से हो गए, एलाबोरेट किया इसको कि हमारे देश में हम वैसे तो देवी मानते हैं और सब कुछ है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि ठीक नहीं है और उसमें क्या क्या गलतियां हैं, वो सब बातें उन्होंने कही जो कानों को प्रिय लगती हैं। और स्त्रियों की हालत सुधारने को उन्होंने अपने बिल्कुल संकल्प, जैसे वो संकल्प लिया करते हैं भाषणों में, वैसा उनका नया संकल्प था। और ये फैसला जिस समय वो भाषण दे के निकले होंगे, उसके कुछ घंटों बाद गुजरात की कैबिनेट की ओर से ये फैसला इम्प्लीमेंट किया जा के इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि 16 तारीख की सुबह उन लोगों को छोड़ देना है जिन्होंने 3 साल की एक बच्ची को पटक कर मार डाला, जिन्होंने एक स्त्री को जो 21 वर्ष की 5 महीने की गर्भवती थी ग्रुप में, दर्जनों के ग्रुप में सामूहिक बलात्कार किया, जिन्होंने उसकी सास का उसके साथी उसके सामने बलात्कार किया, जिन्होंने उसकी ननद का उसके सामने ही बलात्कार किया, ऐसे हीनियस क्रिमिनल्स को जिन्होंने हत्या की, बलात्कार किया और जिनको सजा मिली सारे प्रोसीजर के बाद, और जिनको सजा से कोई रेमेडी नहीं थी, वो सजा काट रहे थे, उनको आजाद करने का फैसला हुआ। हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें समझ नहीं आता कि आदमी बोल क्या रहा है और करेगा क्या। उसके हम विशेष आकलन करते हैं और हमारे रमेश जी जैसे बड़े भाई उन चीजों को कुछ कुछ समझते भी हैं और हम लोगों को समझाते भी हैं। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं जब उनके भाषणों को सुनते हैं और उसके बाद जब अमल देखते हैं, तो दोनों में जो एकदम विलोम है, वो 360 डिग्री का जो राउंड काट के आमने सामने खड़ा हो जाता है, तो चक्कर आ जाता है समझने में, नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। 14 के भाषण बताते हैं कि हमें बेरोजगारी दूर करनी है, हमें गरीबी दूर करनी है, हमें हर आदमी को मकान पक्का देना है, हर घर में नल पहुंचाना है, हर घर में जल पहुंचाना है, हर घर में बिजली डालनी है। और 2022 की 15 अगस्त को इसके लिए लक्षित किया जाता है। ऐसे 1 दर्जन भाषणों की क्लिप एक साथ करके आज सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से चल रही है। उसके बाद हम नतीजे पाते हैं और नतीजों में अब ये कहा जा रहा है कि हमें किसी अंतरराष्ट्रीय मानक एजेंसी, यूनाइटेड नेशन या अन्य के द्वारा दिए गए किसी आंकड़े पर कोई विश्वास नहीं करना है। और सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके पिता इस देश में एनएसएसओ के जनक थे, उसके सबसे प्रमुख थे और जो इस पर अपनी विशेषज्ञता भी रखते हैं, उनका कहना है कि अब हमारे यहाँ आंकड़े बनते ही नहीं है, आंकड़ों की जालसाजी की जाती है। वे अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी के सांसद थे। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में है जिसमें अब किसी भी किस्म की मान्य धारा का, किसी भी स्वीकृत व्यवस्था का अनुपालन अनुपस्थित है और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 3-3.5 घंटों में केंद्रीय कैबिनेट के 2 विभागों के 2 शीर्ष नेतृत्व के 2 विपरीत बयान एक ही मुद्दे पर हासिल करने को, हमें इसको उपलब्धि माने या हम इसको क्या माने, एक हम विद्रूप की स्थिति में है। खुद ही हम नागरिक इस समय विद्रूप की स्थिति में पहुंच गया है, ये मेरा कहना है। शीतल जी, आपसे मैं एक और चीज, मैं एक दूसरी तरफ जरा ध्यान लोगों का आकर्षित करना चाहूंगा और एक मैं ऐसे विभाग की बात कर, मैं रेल की बात कर रहा हूं। आपने रेल को बहुत पास से देखा है, आपके बहुत मित्र, आपने देखा था अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी, उनका चुनाव लगता था कि अगर रेल में उनके यहाँ कोई ट्रेन पहुंच जाए या रेलवे लाइन बिछ जाए तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि मैं ईस्टर्न इंडिया में पोस्टेड था। कलकत्ता में अगर ट्रैम का 5-10 पैसा किराया बढ़ जाए तो दिक्कत होती थी। बॉम्बे की लोकल ट्रेन में 4 आना 8 आना किराया बढ़ाना मुश्किल था। आज ही आया है कि अब 1 साल से ऊपर के बच्चों का सबका पूरा टिकट लगेगा। वो हाफ टिकट 1 साल के बच्चे का भी, जो पैदा होते 1 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। पूरे देश में कहीं चू नहीं है। ये क्यों है? ये क्या जादू उन्होंने सीख लिया है? वो दूसरे को काला जादू कह रहे हैं। क्या कोई जादू करते हैं मोदी जी कि कोई बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल साइलेंट? और रेल के रेफरेंस में मोदी जी ने सचमुच एक जादू किया है और ये जादू उन्होंने पहले तो ये किया कि जो उनके ऊपर 2002 का दाग था
उसको धोने के लिए उन्होंने एक डिटर्जेंट इस्तेमाल किया। ये डिटर्जेंट था लोगों की मन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है, जो टेलीविज़न चैनलों से निकलती है, जो सोशल मीडिया पे पसरती है और जो व्हाट्सएप के ज़रिए हर फ़ोन में पहुंच जाती है, इसको कब्जे में लेना। तो पहले तो उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो अपने धनी मित्रों के ज़रिए और उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जुगाड़ से, पैसे के जुगाड़ से उन्होंने इनको खरीदा और उन्होंने इनको धो के साफ किया और उसकी जगह इनकी एक विकास पुरुष की एक नकली इमेज देश के ऊपर रखी और एक गुजरात मॉडल नाम का होक्स खड़ा किया। उस होक्स को चलाया गया। ये दुर्भाग्य है कि उस समय की जो लोग सत्ता में थे, वो लोग इन मतलब मीडिया के इस उलट बांसी को उन्होंने समय रहते समझा नहीं। वो अपने कामों में, अपनी गड़बड़ियों में व्यस्त थे, जैसा कि सत्ता में आने के बाद दुर्भाग्य से लोकतंत्र में बहुत जगह होता है, भारत में भी हुआ। और उन्होंने इतने बड़े खतरे को और बड़ा खतरे में बदलते रहने दिया और उसकी कीमत चुकाई। लेकिन 2014 में जब सत्ता भी इनके हाथ आ गई, तब इन्होंने इस चीज़ को एब्सोल्यूट कर दिया। अब हालत यह है कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, मीडिया तो अब मीडिया नहीं है। मीडिया चूंकि बहुत महंगा है, मीडिया का काम करना आप जानते हैं, आप करते हैं, हम लोग करते हैं, तो हमें पता है कि हम कितने कंस्ट्रेंट में हैं और हम कितनी चीज़ों के समझौते कर रहे हैं। जैसे हम ये जो बात कर रहे हैं, ये इसलिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक कॉस्ट कंसिडरेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम फील्ड में रिपोर्टर डाल नहीं सकते जो नीतियों का परीक्षण करने जा सके। जो अभी बता रहे थे सिंह साहब आंकड़ा, ए सिंह साहब, बहुत अच्छा आंकड़ा उन्होंने बताया कि मैं उसे मोटा मोटा ले लेता हूँ कि 3.25 लाख करोड़ का दावा था मकान बनाने का और 1.25 करोड़ बना है। अब इस आंकड़े पर फील्ड रिपोर्ट कहाँ हुई इस देश में? कैसे होगी? ना आप करा सकते हैं, ना मैं करा सकता हूँ। हमारे संसाधनों की स्थिति नहीं है और हम उस मीडिया के सामने खड़े हैं जिसकी स्थिति है वो वही काम कर रहा है जो हम आप कर रहे हैं, बल्कि इस काम में उसने एक दूसरा काम शुरू कर दिया है। वो अब जनता के विरुद्ध सरकार की ओर से षड्यंत्र करता है खबरों के माध्यम से। उसने एक आपराधिक भूमिका ले ली है। वो अब जनता के विरुद्ध शासन जो सोचता भी नहीं उससे आगे का षड्यंत्र करता है। वो किसानों को बता देगा कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। वो मजदूरों को बता देगा कामचोर हैं। वो बिहार को, अगर वो नीतीश कुमार उसके खिलाफ आएंगे तो वो बता देगा जंगल राज शुरू हो गया। अब तो देखिए सारे मीडिया में जंगल राज आ गया 3 दिन के भीतर। अब वही हत्या, बलात्कार, अपराध की घटनाएं जो दैनिक हर जगह, हर प्रदेश में हर समय घट रही हैं, वो अब सिर्फ बिहार से सुनाई देंगी आपको और सुनाई देना शुरू हो गई है। अब वो बता रहा है कि बिहार तो बड़ा गरीब है। वो बता रहा है कि बिहार के पास तो पैसे ही नहीं है, वो कहां से इतने लोगों को रोजगार देगा, वो तो तनख्वाह नहीं दे पा रहा है। अब वो मीडिया वो काम करने लगेगा जो काम उसे वैसे करना चाहिए, हर राज्य में करना चाहिए, केंद्र से भी करना चाहिए, सवाल पूछने का काम। लेकिन अब वो पिक्यूलियरली एक जगह पहुंच जाएगा, टारगेटेड होगा, कई बार फेक होगा और कई बार फर्जी स्टिंग करेगा और वो एक अजब तरीके से एक पूरी राज्य सरकार को हर समय कटघरे में रखेगा। पूरे देश के सोच समझ को वो बिहार केंद्रित कर देगा और सिद्ध कर देगा कि बिहार में जंगल राज है। उसका सपोर्ट करने के लिए फेसबुक के मैनेजमेंट में, गूगल के मैनेजमेंट में, इस तरह के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सबके मैनेजमेंट में भारत में सरकार के दबाव से इन्होंने अपने लोगों की उपस्थिति करा ली है और ये सब मालिक बिजनेस करने आए हैं। ठीक है, इसमें एक तरह से सामाजिक जुड़ाव भी हो जाता है, लेकिन उसका नियंत्रण उधर है। तो पता चलता है कि आपकी किसी पोस्ट की रीच जो मोदी जी की आलोचना कर सकती है, वो एकाएक डिसअपियर होगी या उसकी रीच कम कर दी जाएगी या वो जाने ही नहीं पाएगी। उसकी रेगुलर रीच इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की कम होगी और वो कम है, वो 10-20 लाख 25 लाख उन लोगों में ही रहेगी जिन लोगों में उन्हें मालूम है कि इसी तरह की बात करते हैं। रमेश दीक्षित जी से पूछने जाएंगे तो वो जाहिर है आलोचना करेंगे, शीतल सिंह से पूछेंगे तो वो भी ऐसे सवाल करेंगे, तो उनको उनके ही बीच में वो रोक देंगे। इसके बाद जो करोड़ों लोग बचेंगे, पता चला 43 करोड़ लोगों को बताया जाता है कि रोज सुबह व्हाट्सएप पर वो सूचना दे देते हैं जो वो देना चाहते हैं। तो 43 करोड़ लोग तो सुबह से वो बात करने लगते हैं जिनकी भी सूचना में इच्छा है। जो बात वो दे रहे हैं वो उन तक हमारी आपकी 15-20 लाख की पहुंच वाली जो बात है वो उसी सीमा में रह जाती है जो पहले से उस सीमा में उनके आलोचकों की परिधि में है। तो इन साधनों पर पूरे एब्सोल्यूट नियंत्रण से वो स्थिति बनी हुई है
कि ऐसा शासन चलाने के बाद कि जब 1 साल के बच्चे का भी अब टिकट लिया जाएगा, मतलब हर बच्चे का लिया जाएगा। कौन सिद्ध कर पाएगा कि मेरा बच्चा 1 साल का नहीं है? कितने लोग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे? तो सबको पैसे देने पड़ेंगे या घूस देनी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने, और रेलवे के किराए 3-3 गुना बढ़ गए हैं। पैसेंजर ट्रेन हटा ली गई हैं। जो वैसी ट्रेन हैं उनकी जगह कमर्शियल ट्रेन भी शुरू हो गई हैं, प्राइवेट ट्रेन भी आ गई हैं जिनमें 3-3 गुना किराया है। रिजर्वेशन में पूरा पैसा दाब लिया जाता है। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो तमाम तरह के घोटाले कर रहे हैं। इतनी सब कठिनाइयों के बावजूद और कोई मूलभूत परिवर्तन होने के अलावा सब कुछ वैसा ही है। टॉयलेट वैसे ही बहुत गंदे हैं। कुछ प्राइवेट करके कहीं चमक धमक दुकान फुकान खोल देना, इसको विकास बताना, लेकिन जेब से तो सबकी जेब बुरी तरह से कट रही है। लेकिन जो विरोध का स्वर नहीं आ पा रहा है उसकी वजह यह है कि एक भीषण दमन कर रही हैं वो सरकारें जो इनके नियंत्रण में है, केंद्रीय सरकार की एजेंसियां, और दूसरी ओर लोगों के दिमाग का पूरी तरह से अपहरण कर लिया गया है बहुमत आबादी के दिमाग का। 42-43 करोड़ लोगों का सुबह सुबह नए उनके एजेंडे से अपहृत कर लिए जाते हैं। वो सब दिन भर वो वही सब अपना एक दूसरे को आगे बढ़ाते घटाते रहते हैं। आप 20 लाख 25 लाख में हम आप सब हिंदी सब जाते रहते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत दस्तक दे रहे हैं, लेकिन ये तकनीक ऐसी है जिसने हमें सीमाबद्ध कर दिया है। हम सार्वजनिक हो नहीं सकते। तो अब तो पूरे देश को मिलकर लोकतंत्र को बचाने की जो राजनीति कर रहा है, जो पत्रकारिता करना चाहता है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो कुछ भी है जिसके मन में सवाल उठते हैं, उस हर इंसान को एक साथ आके इस देश में लोकतंत्र बचाना पड़ेगा जो लूट लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट से उस पर मुहर लगवा के इंप्लीमेंट कराई जाती है, जैसा आपने उस महिला के मामले में बताया। तो हम एक बहुत ही अजीब स्थिति में है जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है और जिनको जेल में होना चाहिए वो उनको जेल में भेजने के फैसले कर रहे हैं। जी नहीं, और उस जेल का एक शीतल जी अजीब सी चीज लगती है। वरवरा राव 80 साल की उम्र में जेल में है और जो जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और एक तरफ आप रेप के जो सिद्ध हो चुका है, जो अब खुद ही कहा, और कल ये तो रेडफोर्ड से खुद ही बार बार चीख चीख के कह रहे थे कि जिनको सजा हो गई, जिनको सजा हो गई। बरबरा राव को जमानत मिल गई है, बरबरा राव को मिल गई जमानत। नहीं, वो कंडीशनल जमानत उन्होंने कहा है कि आप बंबई नहीं छोड़ सकते हैं, आप तेलंगाना नहीं जा सकते हैं, आपको और मेडिकल का ये है। उन्होंने कहा मेरा, क्योंकि सीबीआई वाले कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल ही ठीक है, ईडी वाले ये तो बिल्कुल ठीक है, आराम से चल फिर सकते हैं, इनको वापस करिए। दोनों ने कहा 82 साल के आदमी को तुम कह रहे हो कि ये कैसे है। वो मेरा कहना यह है कि ये सब भी चीजें आंख खोलने वाली हैं।